गरीब जाहिल जेठानी। सुबह सुबह आकृति ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो वहीं उसकी जेठानी ममता उसके लिए नाश्ता और लंच बना रही थी। आकृति रेडी होकर नीचे जाती है। ममता उसको नाश्ता देती है। आकृति और उसकी सास विमला, पति अर्जुन, जेठ मनोज भी साथ में बैठकर नाश्ता करने के लिए बैठे थे। सभी लोग खा रहे थे। तभी आकृति अपनी जेठानी पर चिल्लाते हुए बोलती है, दीदी, आप इतने सालों से घर में काम कर रही हो, लेकिन आपको अभी तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया। इतना ज्यादा घी कौन डालता है पराठे में? क्या हुआ, आज के पराठे तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? 2 दिन से मैं अपनी फिटनेस को लेकर ना काफी ज्यादा सीरियस हूँ, और एक आप हो कि मुझे घी वाले पराठे खिला रही हो। आपको नहीं पता क्या फिट रहने के लिए ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है? अरे तू बड़े चाव से तो आलू के पराठे खाती थी, अब जब बेचारी तुझे आलू के पराठे बना कर दे रही है, तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले तो तू मना नहीं करती थी, अब अचानक से तुझे फिटनेस की चिंता होने लगी। अरे तू सारी चीज अपनी बड़ी बहू पर डाल देती है, ये कहाँ का न्याय है आकृति बहू? माँ जी, आप तो बस अपनी इस जाहिल बहू की गुणगान करती रहती हो। अरे मुझे बाहर आना जाना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, जान निकल जाती है मेरी, लेकिन फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। बस आपको सिर्फ ये झाड़ू पोछा करने वाली जाहिल ही दिखती है। उसके मुंह से ऐसे तीखे शब्द सुनकर उसकी सास बोलती है, शर्म आनी चाहिए करती बहू तुझे। बड़ी बहू तुझे तेरा सारा काम करके देती है, उसके बावजूद तू उसे जाहिल कहती है। अरे उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। एक काम करो, आप लोग नाश्ता करो, मैं चली ऑफिस, मेरा टाइम हो रहा है। फालतू की बकवास करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नाश्ता और लंच दोनों बाहर में कर लूंगी। अरे नहीं आकृति, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, तुम लंच लेकर जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा पेट पूरा भर चुका है। आकृति गुस्से में ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बेचारी ममता अकेले ही घर का सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाला करती थी। ऐसे ही रात को सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। तभी आकृति के सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए ममता तेल लेकर उसके पास आती है और कहती है। तभी ममता तेल की शीशी आगे करती है और उसके बालों में तेल लगाने जाती है। तभी आकृति गुस्से में तेल की शीशी को ममता के हाथ से नीचे गिरा देती है और कहती है, अरे दीदी, आपको कितना समझाना पड़ेगा? आजकल के टाइम में इतनी बेवकूफी वाली हरकतें करती रहती हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तेल लगाने का क्या मतलब बनता है? गंवार की गंवार रहोगी, जाहिल औरत। कितना भी मना कर दो कि मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ, इस घर को संभाल भी सकती हूँ, ऑफिस का काम भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अरे आकृति, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा ना तुम्हें तेल की चम्पी कर दूं, शायद तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, पता नहीं कब इस गंवार और जाहिल से मेरा पीछे छूटेगा। हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करती रहती है। कितनी बार इसे समझा दिया कि अपने काम से काम मतलब रखो, जो काम करना नहीं आता उस काम को करने के लिए पीछे ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आकृति की आवाज सुनकर सास वहाँ आती है। सारी बातें सुनने के बाद सास बोलती है, आकृति, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? एक तो ममता तेरा हर काम करती है, तेरी इतनी मदद करती है, उसके बावजूद तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो इंसान घर के जानवरों के साथ भी नहीं करता, जितना तू अपनी जेठानी के साथ करती है। अगर वे कम पढ़ी लिखी है तो उसमें इसकी क्या गलती है, लेकिन तेरे से लाख गुना अच्छी इंसान तो है। तो सासू माँ, आपको और इस गंवार को वे इंसानियत मुबारक हो। आपको पसंद है, मुझे नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे थोड़े बहुत काम करके क्या दिखाना चाहती है कि इसकी वजह से मैं ऑफिस आ रही हूँ, इसकी वजह से मैं अपना काम कर पा रही हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं घर और बाहर दोनों काम कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेचारी ममता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सास के कहने पर ममता अपने मायके चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आकृति जैसे ही ऑफिस से घर आती है, तभी उसकी सास आकृति से बोलती है, आकृति बेटा, अब तो तू ऑफिस से आ गई है, मैंने सब्जी काट रखी है, तो जाकर खाना बना ले शाम का, क्योंकि अब तो ममता यहाँ नहीं है, वे अपने मायके गई है। तो मैंने सोचा जब किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है तो इससे अच्छा उसको अपने मायके ही भेज दूं। घर और बाहर दोनों को काम तो तू कर सकती है ना। आकृति को मजबूरी में थकी हारी किचन में खाना बनाने लगती है और सभी घर वालों को खाना खिलाकर फिर उसके बाद किचन साफ करके करीबन रात के 12 बजे सोने के लिए जाती है और फिर सुबह 5 बजे उठती है और अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। आकृति को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। बेचारी किचन में खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं तो 2 ही दिन में थक गई, मेरी ही गलती है। मैंने जोश जोश में आकर इतना बोल दिया था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सच बोलूं तो
ममता रहती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। कम से कम मुझे बस ऑफिस का ही तो काम करना पड़ता था। उसके बाद तो मुझे ऑफिस और घर दोनों को संभालना पड़ रहा है, और सबकी छोटी मोटी जरूरत भी। वे भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो। हे भगवान। तभी सास आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे आकृति बहू, खाना नहीं बना क्या? अरे अब तक तो ममता बहू ने परोस दिया होता। तू क्या ही कर रही है? खाना ही बनाती रह जाएगी क्या? ऑफिस कब जाएगी? मैं तेरी मदद कर देती, लेकिन क्या करूं, अभी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि घर का काम करूं। आकृति को काम करते करते काफी समय हो जाता है और बेचारे ऑफिस नहीं जा पाती है। वो उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तू परेशान क्यों है, क्योंकि तुझसे घर और ऑफिस दोनों का काम संभल नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू कोई काम नहीं करती। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तू ऑफिस का काम कर रही है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ममता का ही है, क्योंकि ममता तेरे कपड़े से लेकर, तेरे खाने से लेकर, तेरी ऑफिस की फाइल से लेकर हर चीज संभाल कर रखती है। उसके बावजूद उसे बदल में तुझसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय 2 मीठे बोल के। अगर तू ऑफिस से आकर उससे 2 प्यार से बातें कर लेगी तो कुछ चला नहीं जाएगा। उल्टा वे खुश होगी कि मेरी देवरानी मुझसे इतनी प्यारी बातें करती है, बहन की तरह मानती है। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सब मेरी गलती है। मैं आज खुद ममता दीदी को यहाँ बुला लूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। अगले दिन आकृति खुद ममता को लेने के लिए उसके घर जाती है और उससे माफी मांगती है। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुमित्रा अपनी बहू सोना के साथ रहा करती थी। सुमित्रा और उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस वजह से सोना का बेटा शहर नौकरी करने के लिए चला गया और पति बीमार होने की वजह से बाहर कोई काम नहीं कर पाता था। पर इतनी गरीबी होने के बाद भी सुमित्रा के ठाट बाट कुछ अलग ही थे। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। घर में किसी को खाने को रोटी मिले या ना मिले, सुमित्रा तीनों टाइम अपने हिस्से का खाना खाकर बैठ जाती, और अगर कोई उससे कुछ बोलता तो वह उसी से लड़ पड़ती। एक तरह से सुमित्रा का घर खुला मैदान था, जहां हर समय सुमित्रा इसी फिराक में रहती कि कब किससे कैसे लड़ सके। ऐसे ही एक दिन, अरे करंजली कलमुही, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, आज खाना बनेगा या नहीं भी? माँ जी को हर समय अपने खाने की पड़ी रहती है। मैंने कल ही माँ जी से कह दिया था कि आटा खत्म हो चुका है, अब इतने से आटे में किस किस के लिए रोटियां बनाऊं? जहाँ सोना थोड़ा सा आटा देखकर परेशान थी, तो वहीं सुमित्रा अपने खाने के लिए बैठी थी ताकि उसे जल्द से जल्द खाना मिल सके। पर तभी वहाँ सोना का ससुर आता है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और तुम जानती हो ना, अगर 5 मिनट और लेट हुआ तो तुम्हारी सास पूरा घर सर पर उठा लेगी। बाबूजी मैं जानती हूँ माँ जी कैसी है, पर मैं क्या करूँ, सिर्फ 2 जने का ही खाना बन सकता है। इतना सा आटा बचा है और खाने वाले हम लोग 3 हैं। बहू तुम मेरी चिंता मत करो, पहले अपनी सास का पेट भरो, मेरे लिए आज एक रोटी कम बना देना। हम दोनों ससुर बहू आधा आधा पेट खाना खा लेंगे। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे। पर बापूजी ये तो अभी के लिए है, रात के लिए क्या करेंगे हम? और आप तो हमेशा बीमार रहते हैं, बिना खाना खाए दवाई भी नहीं खा सकते। बहू रात का इंतजाम मैं कर लूंगा, अभी जल्दी से रोटियां तैयार करो। अब सोना जल्दी से रोटी तैयार करती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। सुमित्रा के साथ सोना का ससुर भी बैठा था। अब जैसे ही सुमित्रा पहला निवाला मुंह पर लेती है कि तभी उसे बाहर से किसी की भीख मांगने की आवाज आती है। अल्लाह के नाम पे मुझ गरीब भिखारी को कुछ खाने को दे दो। मुझ गरीब भिखारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे पेट भर खाना ना खिला सको तो 2 रोटी ही दे दो। 2 रोटी खाने से मेरी भूख शांत होगी और अल्लाह की दया दृष्टि तुम पर बनेगी। यहाँ हम खुद गरीब भूखे हैं, एक एक रोटी के मोहताज हैं, और ये भिखारी रोज सुबह शाम भीख मांगने आ जाते हैं। आज तो इस भिखारी ने हद ही कर दिया, मेरे खाने के समय में आ टपका। सुनिए जी, अगर आज आपने किसी भी भिखारी को रोटी का एक टुकड़ा भी दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से घर में बैठे रहना, थोड़ी देर चिल्लाकर वे भिखारी अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। सुमित्रा अगर तुम चुप रहती या धीरे से बोलती तो शायद वो भिखारी यहाँ से चला जाता, पर तुमने इतनी जोर से बोला कि उस भिखारी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुँच गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो बिना रोटी लिए यहाँ से जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आज मैं अपने हिस्से का खाना उस भिखारी को दे दूं? उस भिखारी की तो आज खैर नहीं, अभी बताती हूँ उस भिखारी को, और डंडा मारूंगी ना, उस भिखारी को मेरे घर का रास्ता भूल जाएगा।
सुमित्रा को उस भिखारी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस भिखारी की वजह से वे चैन से रोटी नहीं खा पाती। अब सुनीता डंडा उठाकर उस भिखारी को मारने के लिए जाती है, पर उसी समय सोना का ससुर सुमित्रा का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे भाग्यवान, किसी भूखे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पता नहीं कब परमात्मा किस रूप में आ जाए। ऐसा पाप मत कमाओ, डंडा नीचे रखो। सोना का ससुर सुमित्रा के हाथ से डंडा छीनकर रख देता है, पर भिखारी भी जिद्दी था। वह सुमित्रा की नजरों से दूर नहीं होता और वह एक बार उसे उकसाने की कोशिश करता है। बहन, मुझ भिखारी ने तुमसे 2 रोटी क्या मांग ली, तुम तो मुझे डंडे से पीटने लगी। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। मैंने सोचा था कि शायद तुम खुद से मेरा दुख समझोगी, पर मैं गलत दरवाजे पर आ गया। इतना बोलकर भिखारी वहाँ से जाने लगता है कि तभी सोना वहाँ अपने हिस्से की रोटी लेकर आ जाती है और उस भिखारी को दे देती है। भिखारी जल्दी से उस रोटी को अपने झोले में रख लेता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। यह देखकर सुमित्रा को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से वह सोना से लड़ती है। देख रहे हैं आप, मेरे मना करने के बाद भी इस कलमुही ने उस भिखारी को खाना दे ही दिया। आखिर इसने किसके हिस्से की रोटी दी उस भिखारी को? माँ जी, आज मैंने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई भूखा जाए। और बापूजी ने बिल्कुल सही कहा था कि परमात्मा के रूप में कभी भी कोई आ सकता है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम मेरी भी एक बात सुन ले। हम इतने गरीब नहीं थे कि हमें खाने के लाले पड़ जाए। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, शहर में जाकर काम कर रहा है, पर फिर भी 3 जनों का परिवार नहीं पल पा रहा है। ये सब कुछ तेरी मनहूस कदम पड़ने की वजह से हुआ है। निकल जा मेरे घर से तू, तो खर्चा कम होगा और एक जने का खाना भी कम बनेगा। निकल कर अंजलि मेरे घर से। इतना बोलकर सुमित्रा उसी डंडे से अपनी बहू को मारने लगती है और सोना को घर से निकाल देती है। बेचारी सोना रोती बिलखती अपने मायके की ओर निकलती है, पर रास्ते में उसे वही भिखारी मिलता है। बेटा, तुम्हारी सास बहुत बुरी है और उसी के कर्मों की सजा तुम और तुम्हारा परिवार भुगत रहा है। पर तुमने मेरा अच्छा चाहा। तुम हर गरीब पर तरस खाती हो और अपने हिस्से का खाना देकर उनका पेट भरती हो। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चकला और बेलन दे रहा हूँ। इस जादुई चकला बेलन की मदद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी और तुम इससे जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। भिखारी अपना जादुई चकला बेलन सोना को देकर गायब हो जाता है। सोना को समझ नहीं आता कि वे भिखारी कौन था। अब सोना उस जादुई चकला बेलन को घर ले जाती है, जहां अपनी बहू को देखकर एक बार फिर सुमित्रा गुस्से से पागल हो जाती है। पर इसी बीच सुमित्रा अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए जादुई चकला बेलन से कहती है, हे जादुई चकला बेलन, मेरी सास का गुस्सा शांत कर दो ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। सोना के इतना बोलते ही जादुई चकला बेलन हवा में उड़ता है और सुमित्रा का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद सोना सारी बात समझने की कोशिश करती है। पर सुमित्रा है जो कि उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती और उसी वक्त सोना की ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। अपने ससुर की बिगड़ती हालत देखकर इस बार सोना चकला बेलन से अपने ससुर की तबीयत ठीक करने की प्रार्थना करती है। हे जादुई चकला बेलन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ससुर को ठीक कर दो। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बना दो ताकि हमारे घर में खाने के लाले ना पड़े, और मेरी सास का दिल साफ कर दो ताकि वे किसी से नफरत ना करे। उनके अंदर इतना प्यार भर दो कि वे किसी से नफरत ना करे। जादुई चकला बेलन एक बार फिर हवा में गोल गोल नाचता है और सोना का छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा होती है और पल भर में ही सोना के ससुर की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सुमित्रा भी एक अच्छी इंसान बन जाती है।